फिर देखेंगे मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। विकल्प जो वो देता है, पहला विकल्प है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद बी में जो विकल्प है वो है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। सी में जो विकल्प है वो चार्टर एक्ट 1833। और डी में जो विकल्प है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये विकल्प है हमारा। तो कहता है कि किस एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो जाहिर सी बात है कि पार्ट 1 का जो पहला क्लास कल हुआ था उसमें हम लोगों ने जो है ये 1793 का एक्ट देख लिया था, 1813 का एक्ट देखा था, 1853 का देखा था और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी देख लिया था। तो जब ये 4 एक्ट हम कल के क्लास में देख चुके हैं और इसकी व्याख्या भी हम लोग कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि किस एक्ट में क्या प्रावधान था वो हम समझ चुके होंगे। इसलिए यहाँ पर जो चारों विकल्प है उसमें से आंसर आसानी से हम बता सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 ही होगा। क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 में जो व्यवस्था हुआ वो क्या था कि प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। प्रशासन का केंद्रीकरण कहने का मतलब कि अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो उस समय भारत ये बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसी को जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 होगा। तो चार्टर एक्ट 1813 हमारा आंसर होगा। तो इसमें अलग से फिर ये ए, बी और डी की व्याख्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल हम लोग इसको देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर जो है बात करेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट से हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन के आधार पर नौकरी मिलेगी, ये किस एक्ट में व्यवस्था हुआ था ये पूछ रहा है। तो ए में है चार्टर एक्ट, ए में है चार्टर एक्ट आपको 1813। बी में है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। सी में आपका विकल्प है चार्टर एक्ट 1833। और डी में जो है हमारा विकल्प है आपको चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 ये हमारा विकल्प है। तो जाहिर सी बात है कि कहता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में जो है नौकरी प्राप्त करने के लिए कंपटीशन की शुरुआत हुई। तो कंपटीशन की शुरुआत हम लोगों ने देखा था कल के क्लास में कि चार्टर एक्ट 1833 में भेदभाव का अंत किया गया था
और उसमें कहा गया था कि अब कंपनी की नौकरी योग्यता के आधार पर मिलेगा। लेकिन 1853 का जब एक्ट आया तब उसमें यह व्यवस्था किया गया कि अब कंपटीशन के द्वारा भर्ती होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर होगा वो डी का होगा, चार्टर एक्ट 1853। बाकी ये तीनों एक्ट हम लोग देख चुके हैं। तो इसके बाद अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के अधीन हम लोग दो फेज में रहते हैं। पहला फेज जो है आधुनिक टाटा बिरला रिलायंस की तरह एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1757 तक हम उसके अधीन रहे, 1857 तक हम उसके अधीन रहे। 1858 से जाकर के हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन होते हैं। तो कहता है कि कंपनी का शासन भारत पर से किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ। विकल्प देता है चार्टर ए में, विकल्प देता है चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बी में कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। और डी में फिर विकल्प देता है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। ये जो है विकल्प हमको देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 हम लोग कल देख चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं देखा था। चार्टर एक्ट 1813 देख चुके हैं, चार्टर एक्ट 1833 हम लोग नहीं देखा। तो अभी हम आंसर पर आने से पहले जिस एक्ट को पिछले क्लास में हम लोग नहीं देखा है उसका व्याख्या हम लोग देख लें कि वो एक्ट क्या कहता है। तो हम लोग अब आते हैं, पहला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके बारे में कि इसमें क्या प्रावधान रखा गया। तो पहला जो इसमें प्रावधान हुआ वो यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब भारत पर से समाप्त। तो कंपनी का शासन जो था, कंपनी का शासन वो समाप्त करने की घोषणा कर दी गई 1858 के एक्ट से। पहला यह व्यवस्था। दूसरा क्या हुआ कि ये जो अब भारत किसके अधीन होगा, तो अब माना जाएगा भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ब्रिटिश क्राउन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के राजा को क्राउन कहा जाता है। तो भारत पर से अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन भारत हो गया। उसके बाद इसमें क्या व्यवस्था हुआ कि भारत का शासन संचालन करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक अलग से मंत्री पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत राज्य सचिव। तो भारत राज्य सचिव नाम का एक नया मंत्री पद बना ब्रिटिश मंत्रिमंडल में। इसकी जिम्मेदारी थी कि भारत में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटती हैं उसके संबंध में वो ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करे और प्रतिवर्ष भारत के संबंध में वो ब्रिटिश संसद में बजट पेश करे। उसके अलावा ये जो भारत सचिव था, इसकी सलाह और सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद बनाया गया, एक कमेटी बना और उस कमेटी का नाम रखा गया भारत परिषद। तो ये 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाया गया भारत राज्य सचिव की सलाह और सहायता के लिए ब्रिटेन में।
जैसे कि 1773 के एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सलाह और सहायता के लिए भारत में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनी, वैसे ही ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव जो कि एक मंत्री था, उसकी सलाह और सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसका नाम भारत परिषद रखा गया। अब इसमें अलग से फिर व्यवस्था हुआ कि भारत में रह करके कौन शासन संचालन करेगा, क्योंकि ये मंत्री भारत राज्य सचिव जो था वह तो ब्रिटेन में रहता था, तो भारत में कौन शासन संचालन रह करके करेगा। तो इसके लिए हुआ कि अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसका नाम बदल करके कर दिया गया वायसराय। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, वो कौन जाता उसकी जगह पर वायसराय। वायसराय का हिंदी ही होता है प्रतिनिधि। तो ये किसका प्रतिनिधि रहा वायसराय भारत में, तो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि यह भारत में माना गया। अब है कि ये जो वायसराय और भारत राज्य सचिव है, इन दोनों के बीच गुप्त पत्राचार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि राज्य सचिव भारत के वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता है। उसके साथ साथ जो इसमें व्यवस्था हुआ कि ये जो भारत राज्य सचिव है, इसको एक निगम निकाय घोषित किया गया। निगम निकाय, भारत राज्य सचिव को एक निगम निकाय घोषित किया गया, बॉडी कॉर्पोरेट घोषित किया गया। इसके अलावा जो इसमें व्यवस्था हुआ कि भारत के वायसराय जो है किसके अनुसार काम करेगा, तो वायसराय काम करेगा भारत राज्य सचिव के अनुसार भारत में। और एक भारत के पढ़े लिखे तबकों के लिए इसमें बेहतर व्यवस्था हुआ कि सिविल सेवा में नियुक्ति जो होती थी उसमें कहा गया कि अब वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। सिविल सेवा में जो है आपको नियुक्ति कंपटीशन के द्वारा होगा, इसकी व्यवस्था की गई। 1853 के एक्ट में जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नौकरी में भर्ती का प्रावधान किया गया, वो सिविल सेवा के लिए नहीं था, अदर पदों के लिए था। ये 1858 में जो हुआ स्पेशली हुआ सिविल सेवा की में भर्ती के लिए कि कंपटीशन के द्वारा अब इसमें बहाली होगी, तो भारतीयों के लिए ये एक रास्ता खुलता है यहाँ पर। तो ये जो रहता है आपको व्यवस्था, महत्वपूर्ण व्यवस्था रहता है। इसके अलावा कंपनी का जो 2 बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को समाप्त कर दिया गया कि अब ये नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो प्रावधान था, उस प्रावधान के आधार पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारा अभी क्वेश्चन था कि किस एक्ट के आधार पर भारत पर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया, तो वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मतलब बी आंसर। अब है कि चार्टर एक्ट 1813 भी हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, इसलिए इसके बारे में जो है मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 कल नहीं हुआ था, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें कि चार्टर एक्ट 1813 में क्या था। तो चार्टर एक्ट 1813 में था कि बंगाल के लिए अब एक नया पदाधिकारी होगा, वो क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का एक नया पद बंगाल के लिए बनाया गया। कहा गया कि भाई बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, एक गवर्नर जनरल से नहीं संभलता है, उसकी मदद के लिए एक जो है सहायक लेफ्टिनेंट जनरल होना चाहिए। दूसरी बात हुई कि बेहतर प्रशासन के लिए विधायी और जो है कार्यकारी परिषद को अलग अलग बांट दिया गया। तो विधायी और जो है कार्यकारी परिषद जो था, कार्यकारी परिषद, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ये था इसमें व्यवस्था।
उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होता है इस एक्ट में भारत के संदर्भ में कि पार्लियामेंट की कहानी यहीं से शुरू होती है। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल मतलब पार्लियामेंट की स्थापना की बात की गई। तो भारत में संसद की कहानी यहीं से आरंभ हो जाती है। उसके बाद जो है इसमें एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था हुआ कि 1833 के चार्टर एक्ट में कल हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो कानून चले आ रहे थे उसको लिपिबद्ध और सुधारने के उद्देश्य से भारत में एक विधि आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। ये जब 1853 का एक्ट आता है मतलब 20 साल के बाद, तब कहा जाता है कि भारतीय विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है उस पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटेन में एक विधि आयोग का गठन होगा। तो ब्रिटेन में एक विधि आयोग का होगा, एक विधि आयोग होगा, कमीशन होगा, इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई। उसके बाद जो है जो गवर्नर जनरल था उसको कहा गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भी इसमें एक्ट में अधिकार दिया गया। कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने परिषद के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसको अपने परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया कि आप अपने परिषद के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। और एक जो है घंटी खतरे की इस एक्ट के द्वारा कंपनी के लिए बजा दिया जाता है। वो घंटी क्या बजाया जाता है, इसी एक्ट में प्रावधान कर दिया जाता है कि भविष्य में ब्रिटेन की संसद भारत पर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी भी समाप्त कर सकती है। तो कंपनी का शासन जो है कंपनी का शासन कभी भी क्या हो सकता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा समाप्त हो सकता है। ये व्यवस्था 1853 के एक्ट में था। तो ये दोनों एक्ट चूंकि कल हम लोगों ने नहीं देखा था, उसका व्याख्या नहीं किया था, इसलिए इसको देख लेना जरूरी था ताकि आगे चल करके अगर इस एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछे तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो फिर क्वेश्चन आता हम लोग के लिए वो चौथा है, इस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद बी में है चार्टर एक्ट 1833। सी में है उसके बाद जो है आपको 1853 चार्टर एक्ट 1853 और डी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये जो एक्ट रहता है, तो चूंकि 1813 तो पिछले क्लास में देख ही लिया, 1853 पिछले क्लास में देख ही लिया, चार्टर एक्ट 1813 अभी हम लोगों ने देखा है 1853 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इन दोनों एक्टों को अभी हम लोगों ने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि इन एक्टों में क्या प्रावधान था, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि इसी में किया गया कि 1858 के एक्ट में कि भारत पर से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश राजा के अधीन हो गया, और जिसका शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारत राज सचिव नाम का मंत्री होगा। तो
तो ये जो है समाप्त कर दिया गया, जबकि खतरे की घंटी किस एक्ट के द्वारा बजाया गया था? 1853 के एक्ट से, कि भैया कंपनी तुम अपना सजग हो जाओ, अब तुम्हारा शासन भी भारत पर से कभी भी समाप्त हो सकता है। 1813 और 1833 के एक्ट में तुम्हारे व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया। अब तुम्हारा राजनीतिक अधिकार भी समाप्त कर देंगे, ये 1853 में कह दिया। अब यहाँ पर आकर के 1858 में समाप्त कर दिया। ये चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हमारा। अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो आता है, पांचवा क्वेश्चन है भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के उद्देश्य से एक विधि आयोग के गठन का व्यवस्था हुआ। तो जैसा कि अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भारत में जो कानून प्रचलन में था उसको एक जगह लिखने और सुधारने के उद्देश्य से हम लोगों ने देखा है कि एक एक्ट के माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो कहा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा व्यवस्था हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प ये देता है, विकल्प दे रहा है हमको, वो विकल्प दे रहा है 1833, 1813 चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद बी में चार्टर एक्ट 1813, सी में विकल्प दे रहा है वो आपको चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, और चौथा जो विकल्प वो देता है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। ये चार विकल्प वो हम लोग को देता है। तो कहता जो है क्वेश्चन कि भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के उद्देश्य से एक विधि आयोग के गठन का व्यवस्था हुआ। तो ये जो है किस एक्ट में व्यवस्था हुआ था? तो हम लोगों ने 1833 का एक्ट देखा था, इसी में ये व्यवस्था था कि भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने और सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था हुआ कि ये लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट जो है उस पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर ये होगा। बाकी 1813, 1793 और 1853 इन सारे एक्टों को हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार किस एक्ट से मिला? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नामक जो भी संस्थाएं थी उस समय ब्रिटिश काल में, तो कहता है उसको टैक्स लगाने का अधिकार भारत में किस एक्ट से मिलता है? तो स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय, अभी का अगर उदाहरण लीजिए तो ये पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को कह सकते हैं। तो कहता है कि इन संस्थाओं को टैक्स लगाने का अधिकार ब्रिटिश काल में किस एक्ट के माध्यम से मिलता है? तो ये जो हमारा छठा क्वेश्चन है कहता है ए में चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। बी में कहता है यह आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और सी में कहता है संशोधित अधिनियम 1781, संशोधित अधिनियम 1781। और उसके बाद जो है इसको और डी में कहता है कि
आपको चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। तो जाहिर सी बात है कि जो ये सारा एक्ट हम लोग देख चुके हैं। तो अब जब देख चुके हैं तो इसका आंसर बताना और पकड़ना, टिक लगाना हम लोग के लिए कोई भारी बात नहीं है। ये काम 1813 के एक्ट में हुआ था कि लोकल जो स्वायत्त शासी निकाय थी उनको टैक्स लगाने का अधिकार मिला था। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन था उसके किसी भी एक के प्रावधान पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो है सातवां आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सलाह और सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की एक्ट के द्वारा बना था। तो इस बात पर हम लोग बारी बारी से चर्चा पहले से करते आ रहे हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी सलाह और सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बना था। यहाँ पर कहता है किस एक्ट के द्वारा बना था। तो ये जो है विकल्प देता है, ए में विकल्प दे रहा है पिट्स इंडिया एक्ट, विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बी में जो विकल्प है, डी में विकल्प है हमारा संशोधित अधिनियम, संशोधित अधिनियम 1781। सी में जो विकल्प है वह कहता है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं की बात ये करता है, कोई नहीं की बात करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चारों जो ये तीनों जो एक्ट है, डी में तो किसी एक्ट का चर्चा ही नहीं है, लेकिन जो बाकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, संशोधित अधिनियम 1781 और रेगुलेटिंग एक्ट 1783 है, इस पर हम लोग व्याख्या और डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो ये जो पहला ही एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसी में ये व्यवस्था था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी होगी और उसी के बहुमत के आधार पर बंगाल का गवर्नर जनरल शासन संचालन करेगा। उसके बाद जो आता है, अब अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में विधिवत धर्म प्रचार करने की छूट किस एक्ट से मिली। तो जो भारत में ईसाई मिशनरियां आई तो विधिवत रूप से किस एक्ट के प्रावधान के आधार पर वो अपने धर्म का प्रचार करने लगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि पूरी दुनिया का ये इतिहास है कि पहले कोई खास धर्म किसी क्षेत्र या देश में पहुंची है, उसके बाद उस धर्म के मानने वाले अनुयायी वहां पहुंचे हैं और शासक बने हैं, या ठीक उसके उल्टा भी कहीं हुआ है कि पहले किसी क्षेत्र विशेष के लोग किसी दूसरे जो है क्षेत्र या देश पहुंचते हैं, बाद में जिसे धर्म के मानने वाले वो लोग होते हैं उसका धर्म वहां पहुंचता है। तो इस तरह से जो है आपको विपरीत अवस्था का दौर धर्म और शासक के बीच का चलता रहा है। कभी धर्म पहले पहुंचता है तो शासक बाद पहुंचता है, कभी शासक पहले पहुंचता है तो कभी धर्म जैसो बाद में पहुंचता है। भारत में ये हुआ कि चूंकि अंग्रेज जब भारत आया था तो उसका शुद्ध रूप से जो दृष्टिकोण था वो मुनाफा कमाना था, और उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था मुगल काल में काफी मजबूत थी, इसलिए उसने जो है भारत में व्यापार करने पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। 150 साल तक जब शासन वो व्यापार करके अथाह मुनाफा कमा लिया और उस समय तक आते आते भारत की राजनीतिक अवस्था कमजोर हो गई, तब उसने भारत की सत्ता हाथ में लेने का प्रयास किया, और जब सत्ता हाथ में लेकर के अपना पैर भारत में मजबूती से जमा लिया
तब जाकर के 1813 के एक्ट में वो भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करने का विधिवत छूट देता है। ऐसा इसलिए कि वह समझता था कि भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी उसका धर्म है, इसलिए शुरुआत में अगर उसके धर्म के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भारत में हम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो आने के साथ भारत में धर्म प्रचार नहीं करता है, बाद में ये करता है। तो अब है कि यह किस एक्ट के द्वारा किया था, तो किस एक्ट के द्वारा किया कि वह भारत में जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में विधिवत धर्म प्रचार करने की छूट इस एक्ट के द्वारा मिला। तो इसका हम लोग देख लें क्या विकल्प वो दे रहा है। तो विकल्प है इसका पहला ए में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी में ये विकल्प देता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सी में वो विकल्प देता है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। डी में वो विकल्प देता है चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 ये विकल्प देता है। अब है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा कि किस एक्ट के माध्यम से या प्रावधान से ब्रिटिश ये ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट मिली। 1773 में हम देख रहे हैं कि धर्म से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। चार्टर एक्ट 1793 में भी धर्म से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्टर एक्ट 1813 में ही आकर के यह प्रावधान हुआ कि अब ईसाई मिशनरी वह भारत में आकर के धर्म प्रचार कर सकती है। तो इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ, मॉडल क्वेश्चन। तो मॉडल क्वेश्चन पर हम लोग आज जो है सो डिस्कशन कर लिया, फिर कल डिस्कशन होगा। अपने डेली डिस्कशन हुआ करेगा। अगर आप इस तरह से पर डे का जो है सो क्लास अटेंड करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो संभवतः क्वेश्चन कहीं से छूटने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि एक बार फिर से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके हित में रहेगा। धन्यवाद।